चलो भैया, कल हम लोग वार्ड गुणांक पढ़ रहे थे, उस पर एक आंकिक प्रश्न हो चुका था। आज दूसरा आंकिक प्रश्न को लेकर चलते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर दूसरा? पोटेशियम क्लोराइड की क्वेश्चन नंबर 2, KCl के, तेज बोलो, 9 ग्राम को 200 ग्राम जल में 9 ग्राम को 200 ग्राम जल में घोलने पर जल का वाष्प दाब, अच्छा, जल का वाष्प दाब 17.55 mm Hg से घटकर 17.35 mm Hg आगे हो जाता है प्राप्त हो जाता के वांछित गुणांक की गणना कीजिए। तो कह रहा है कि प्राप्त विलयन का वांट गुणांक ज्ञात कीजिए। चलो भैया देखा जाए, कुछ नहीं करना होता है जी। आंकिक प्रश्न का एक सिंपल सा फंडा केमिस्ट्री के, गिवन वैल्यू को लिखो, सारा मामला अपने आप क्लियर होगा। KCl पहले एकदम बारीकी से ध्यान से एक बार दो बातों को ध्यान देना है। पूछ क्या रहा है? वांट गुणांक तो बातें समझ में गया, आई पूछ रहा है। अगर कहीं चारों से रिलेटेड रहता, वाष्प दाब पूछा होता, पराशर दाब पूछा होता, क्वथनांक पूछा होता, हिमांक पूछा होता, तो बड़ी ध्यान से यौगिक को देखते तिरछी नजर से कहीं कि ये वैद्युतम घट्य तो नहीं है। अगर वैद्युतम घट्य है तो आई लगेगा, और नहीं है तो आई नहीं लगेगा। इसमें तो साफ साफ पूछ दिया वांट गुणांक, तो ये क्लियर हो गया, नहीं आई पूछ रहा हमको, आई निकाल लेंगे, मामला क्लियर हो रहा है। लेकिन अगर कोई अन्य पूछा तो उसमें कहीं भी वांट आप चीज नहीं लिखा रहेगा कि वांट आप लगेगा कि नहीं लगाया जाएगा, कहीं भी शब्द नहीं लगा हुआ मिलेगा। इसलिए बहुत ही ध्यान से समझना होगा। KCl की मात्रा, KCl की मात्रा 9 ग्राम है जी, 9 ग्राम है, और जल की मात्रा ये बातें नहीं 200 ग्राम है। तो भैया ये स्मॉल W और यह कैपिटल W विलयन बन गया। तो सुनो ध्यान से, कह रहा है कि जब इसको इसमें घोला जा रहा है तो घुलने से पहले दाब कितना था? 17.55। वाष्प दाब किसका है? जल का वाष्प दाब, साफ साफ लिखा ना, जल का वाष्प दाब। तो सर जी H2O का वाष्प दाब, तो जल विलायक है ना, जल क्या है? विलायक। तो विलायक के वाष्प दाब को किसे नोट करेंगे? P0 से। P0 का मान 17.55 mm Hg दिया है, से घट गया कब? जब इसको इसमें मिलाया गया। तो जब मिला तो उसके बाद बना क्या होगा भैया? विलयन का वाष्प दाब, विलयन बन गया जब इसको इसमें घोल दिया गया, तो विलयन का वाष्प दाब प्राप्त हुआ, और वह विलायक के वाष्प दाब से हमेशा क्या होता है? कम होता है। तो PS = 17.35 mm Hg हो गया। तो कह रहा है कि वांट हाफ गुणांक यानी आई की वैल्यू क्या कीजिए? फाइंड कीजिए। सूत्र हम साइड में लिख लेते हैं। मिलना सूत्र क्या लिखा गया था हमें पता है, ए डोंट बताएं काई, ये भैया P0 PS दिया है, W बाहर दिया तो कंफर्म है ना, राउट चाचा पे जाएगा। उसके अलावा कोई रूल है क्या? नहीं। जब W दिया हो, PS P0 दिया हो, तो कंफर्म है कि किस पर जाएगा? राउट। दिमाग में सारा फार्मूला छपा होगा तब जाकर मामला आएगा। काई विले, और काई विले बराबर क्या होगा लल्ला? P0 - PS अपॉन P0। यह सिंपल फार्मूला कब इस्तेमाल करते? जब ग्लूकोज, यूरिया, चीनी जैसा दिया होता जो पानी में घुलने में टूटता नहीं है। लेकिन भैया यह तो लवण है ना, कैसे पहचानिए सजी लवण है? शुरुआत में मेटल लगा है, उसके बाद क्या लगा है? नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल लगा पड़ा है। तो इसका साफ साफ मतलब है कि यह जल में घुलने के बाद क्या होगा? टूटेगा, ये टूटेगा। अगर यहीं पर KCl के बजाय क्या रहता? क्या टूटता? ये एसिड है।
एसिड है, टूटने की कोई गुंजाइश नहीं कि जल में घुलने के बाद टूट जाए। इस वजह से सबसे आसान बात है पहचानना कि कहीं प्रारंभ में मेटल तो नहीं लगा किसी यौगिक के। अगर मेटल लगा तो कंफर्म होगा, 99% कंफर्म होता है कोई जल में जाने बाद क्या होगा, टूटेगा ही टूटेगा, यानी ये टूटेगा। तो सर जी क्या लगाना पड़ेगा हमें यहाँ पर, आई। याद रहे आई गलती से डर न लग जाए, इसी तरह आई लगेगा। इस वजह से हम इस वाले फार्मूले से शुरू कर रहे हैं। तो भैया सबको पता है कि काई ये कि हम जब हल करते हैं तो स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल एम और स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू इक्वल टू आई पी नॉट माइनस पी एस बटे के क्या होगा पी नॉट। तो हमसे आई पूछ रहा है ना, तो आई बराबर क्या लिख सकते हैं जी, आई बराबर इसको इधर इसको नीचे कर देंगे तो हो जाएगा डब्ल्यू इंटू एम और एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू और गुणते में पलट जाएगा ना, पी नॉट ऊपर चला जाएगा और पी नॉट माइनस यस कहाँ रह जाएगा नीचे। अब बताओ हमें सर जी डब्ल्यू का मान कैपिटल डब्ल्यू का मान पता है, लेकिन स्मॉल एम कैपिटल एम का मान पता है क्या, तो नहीं निकालना जानते हैं। KCl विलीन है, हम कहें KCl का अनुभाग M इज इक्वल टू 39 प्लस 35.5, इसका 39 और क्लोरीन का 35.5 जोड़ दोगे तो M इज इक्वल टू ये भैया 9 5 14 4 3 3 6 1 7 74.5। अब जरा बता दो H2O का अनुभाग, ये तो भूतवनों के याद होना चाहिए गधा लोग, अब तक पढ़ते पढ़ते 3 बार पढ़ गए। 1 गुणते 2 प्लस 16 तो 16 2 कितना हो गया 18। अब बताओ सारा मान पता चल गया कि नहीं पता चल गया। अब रख के हल नहीं कर सकते हो, अब यूं कहोगे कि नहीं कि सही लगा दीजिए। एम का मान 18, अब लगता है स्मॉल एम का मान 74.5, कैपिटल डब्ल्यू का मान कितना है 200, पी नॉट का मान 17.55 बटे के 17.55 माइनस 17.35। अब रख कर हल कर लोगे किसका मान आ जाएगा आई का। कठिन है क्या जी, नहीं ना, फटाफट उतार लो इतना। चलो एक क्वेश्चन नंबर तीसरा देखा जाए क्या कह रहा है। शुरुआत में कैल्शियम नाइट्रेट दिख गया, कैसा पदार्थ है, देखो कई बार बात किया ये लड़के सभी ऊपर देखो ध्यान से, गलत पहले गलत लगाते फिर उसका सही करते हैं ना, तुरंत देखते तुम भूत जैसा सवाल होगा तुम कहोगे कि सर जी ये कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 के होल के ट्वाइस की मात्रा दे दिया। अजय बात मत करो किसी से, तुम अपना काम करो। 2 ग्राम बना, जल में घोल कर विलयन बनाया गया, विलयन का आयतन है कितना 250 ml है, ml को लीटर बदलते हैं 1/4 लीटर कह सकते हैं ना, 1/4 लीटर हो गया। तो कह रहा है कि T का मान कितना दिया है 25 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम लिखना चाहें तो 298 केल्विन, 298 केल्विन हो जाएगा। तो कह रहा है यदि विलयन स्थिरांक मतलब S की वैल्यू 0.0821 लीटर ATM केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स है, तो परासरण दाब P के मान की क्या कीजिए गणना कीजिए। तो परासरण दाब ज्ञात करने का लल्ला एक ही फार्मूला है, क्या है मेन फार्मूला तो यही है, PV इज इक्वल टू, सूत्र क्या होता है PV इज इक्वल टू NHT, मेन फार्मूला तो यही है ना, इसी से सब बनता है। अब बताओ इस पर लाकर तुम्हें P निकालना है, क्या निकालना है P, तो V को इधर भेज दोगे तो P इज इक्वल टू देखो N W के रूप में दिया, ये रहा W और ये रहा V, तो N को बदलेंगे W बाई V वाले फार्मूले में, तो क्या हो जाएगा W बाई M, N का फार्मूला W बाई M होता है ना, ये फार्मूला बना दिया, V को भेज दिया जाएगा तो WST बटा के M इंटू V। तो हमें P निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, W चाहिए दिया, S चाहिए दिया, T चाहिए दिया है, M चाहिए नहीं है, M मतलब अणुभार, इसका अणुभार हमें याद होना चाहिए, निकालने आना चाहिए। तो भैया CaNO3 के होल के ट्वाइस का अणुभार, तो परमाणु भार को पता होगा तब ना, और हमें कितनी बार चिल्ला कर बोला कि तत्वों का कम से कम 30 तक का अणुभार याद कर लो परमाणु भार। तो कैल्शियम का परमाणु भार कितना होगा,
40 कुछ 50 से कम होता है, 40 ही रखा जाएगा, 40 कुछ है जी, तो इसका मान हो जाएगा 40। अगला तब तो स्टार्ट होगा प्लस, बड़ी ध्यान से देखो, कोष्टक लगा गया और कोष्टक के नीचे ट्वाइस है, यानी ये ट्वाइस इसके लिए भी है, ट्वाइस इसके लिए भी है, दो, तो कोष्टक लगा कर लिखेंगे अंदर नाइट्रोजन का 14 प्लस ऑक्सीजन का कितना जी 16 गुणते 3 और टोटल गुणते 2, तो 4, थोड़ा हल कर दो तो इसको और इसको करते फिर इसको होगा ना। ये 48 और 14 52 62 गुना के 124 62 गुना के 124 124 में 40 जोड़ देंगे 162 124 और 40 162, तो m का मान है गया 162। सारा कुछ पता है, b का मान भाग दे देते 0.4 गुना के 8 2 5, इतना लीटर हो जाएगा जी। अब रख दो, कहोगे सर जी P इज इक्वल टू W का मान 2 गुणते S का मान 0.0821 गुणते T का वहाँ पे 64 ना होगा, दो जोड़ेंगे 24 हुआ है ना, हाँ ठीक है 24। हम वो सोच रहे हैं। ये हो गया T का मान 298, M का मान कितना आ गया 164, M का मान 164 और V का मान 0.25। अब यहीं पर अगर तुम पूरा खुशी खुशी घरे आओगे, पूरा खुश होगा 3 नंबर का सवाल हम सही करके आए, 3 नंबर का सवाल हम बिल्कुल सही करके आए, ये पूरा खुश रहोगे, क्या ये सही है? आई नहीं है ना, ये गलत लगा और देखो मुंह खोल के दबाओ, अरे मच्छर घुस जाएगा, मुंह बंद करके देखो ध्यान से, ये गलत लगा है। कारण काहे गलत है? ये पुरानी विधि अपनी सही है, लगाएंगे ऐसे ही, कब जब ये वाला पदार्थ अनअपघट्य होगा तब, लेकिन भैया ये मेटल से मिलकर बना हुआ है तो कंफर्म है कि ये जल में घुलेगा तो अपने आणु में क्या होगा टूटेगा, और टूटेगा तो फार्मूला कहेगा कि हमको आई चाहिए, क्या चाहिए आई, यानी 1/2 गुणांक लगाना पड़ेगा आई का मान, तब आई हमें निकालना आना चाहिए। तो चलो जी तोड़ते हैं इसको, CaNO3 के होल के ट्वाइस को तोड़ा जाएगा, Ca होगा धातु को अलग, बाकी को एक साथ कर देंगे, NO3 का 2, सबको पता है कि NO3 पे 1 - 2 1 - 2 - तो कितना प्लस 2 प्लस। अब बता दो I कितना हो जाएगा इसके लिए जी, M/M0 इज इक्वल टू 2 1 3, टूटने के बाद कण की कुल संख्या और बटे के टूटने से पहले के कण की कुल संख्या, यही ना बताया गया था कल, तुम बताया नहीं थे कल? ये बताया गया था कि किसी वैद्युत अपघट्य पदार्थ का आई कैसे निकालेंगे, जब कोई वैद्युत अपघट्य पदार्थ टूट जाए तो टूटने के बाद टोटल कण कितना आ रहा है, तो टोटल कणों की संख्या और बटे के टूटने से पहले के कणों की कुल संख्या। तोड़ने का आसान तरीका है, मेटल को अलग करो, बाकी को एक साथ कर दो। तो NO3 हमने किया, 2 है तो 2 को उठा के आगे लगा दिया, 2 1 - 2 - तो 2 प्लस दे दिए। अब यहाँ पर कण गिनो कितना है, 2 कण और एक कितना कण 3, तो टूटने के बाद 3 और टूटने से पहले कितना था 1, तो 3/1 बराबर आई का मान कितना आ गया 3 आ गया। अब जाकर यहाँ पर मान रख देंगे 3 गुणते, अब जो आएगा ATM में मान वह बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्लियर समझ आ गई बातें, एकदम निश्चित है। देखो अब तुम लोग प्रोसेस इधर सुन लो, जो लोग पूरा कल एब्सेंट थे, K2SO4 दिया, मेटल है, जल में घोलेंगे टूटेगा तो आई कैसे निकलेगा, K एक साथ कर देंगे, बाकी को एक साथ, SO4 K की संख्या कितनी है 2 है तो 2 आगे लगा देंगे, ठीक है। अब SO4 पर 2 माइनस, तो इसके ऊपर 1 प्लस, 2 1 कम 2 प्लस, तो इसका आई का मान कितना हुआ 1 + 2 3। अगर इसी तरह बात करें AlCl3 है, तोड़ेंगे तो क्या करेंगे, Al अलग करेंगे और Cl को अलग, तो Cl कितना है 3, आगे 3 लगा देंगे, प्लस माइनस नहीं देने आ रहा छोड़ दो, बाद में दे देना। 3 और 1 कितना हुआ 4, 4/1 बराबर 4, आई निकालने आ गया ना, 1 होगा 4/1 बराबर है। आई निकालने के लिए M अपान क्या चाहिए M0, M का मतलब टूटने के बाद टोटल कण और M0 क्या टूटने से पहले का टोटल कण, तो टूटने के बाद 1 और 3 कितना है 4 और 4/के कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी आंसर कितना आ जाएगा 4। वाटर गुणांक समझ में आ गया, तो ऐसे ही आई निकाला जाएगा, निकाल कर सीधे यहाँ लाकर रख लेंगे। सारा प्रोसेस पुराना करना है, बस आई का मान लाकर निकाल कर रख देना होता। चलो जी उतार लो टोटल मान जी, हल कर लो फटाफट वाटर गुणांक को।
हरे राम। अब हम लोग जानेंगे हेनरी ए, काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग। नहीं हेनरी का नहीं, अब तो भी नहीं पढ़ेंगे। अभी देखो दो चीज हम लोगों ने पढ़ा, एक आ रहा था केएफ और एक आ रहा था केबी, इनके बारे में जानना। कई बार पेपर में इनकी परिभाषा या इनमें अंतर हमसे पूछा हुआ कि केएफ किसे कहते हैं और केबी किसे कहते हैं। ठीक है, आज समझा देते हैं, कल लिखाएंगे क्योंकि समय हो चुका था। केबी और केएफ कुछ नहीं, सिंपल सी बात समझना। कहा जाएगा 1000 ग्राम, ये 1000 ग्राम कोई भी लायक 1 किलो कह दिया जाए या 1000 ग्राम एक, और इसमें कोई विलेय बोला जाए, कोई क्या बोला जाए, विलेय। और विलेय कैसा हो, अवाष्पशील। विलेय कैसा होना चाहिए, अवाष्पशील। और विलेय का केवल 1 मोल बोला जाए। जो पदार्थ हम बोले उसका कितना मोल बोला जाए, 1 मोल। 1 मोल का मतलब गल्ला तो फिर कितना हुआ। अगर कोई भी व्यक्ति कहता है कि किसी भी पदार्थ का 1 मोल है, उसका वजन बता दो कि कितना ग्राम बोला जाएगा, तो कितना बताओगे। मान लेते हैं हम कहें कि 1 मोल यूरिया घोलना है, NH2CO NH2, हमें 1 मोल घोलना है। यूरिया कितना घोलना है, 1 मोल। तो कितना ग्राम यूरिया लेंगे कि 1 मोल हो जाएगा। जब कभी भी किसी भी पदार्थ का 1 मोल बात करें तो सीधा सीधा मामला समझना लल्ला, तो उसका जो भार है, अणु भार, उस पदार्थ का जितना अणु भार होगा उतना ही उसका भार लेना पड़ेगा, क्योंकि मोलों की संख्या बराबर W बटा के क्या होता है, M। ये भैया M का मान कितना होता है जी, 60 होता है ना। कट कर कब एक आएगा आंसर, जब ऊपर वाला भी कितना होगा, 60। यानी कि जो पदार्थ हम घोलेंगे उस पदार्थ का अणु भार और भार क्या होना चाहिए, बराबर। जितना उसका अणु भार उतना ही भार होगा, तो कितना मोल का लाएगा, 1 मोल। यानी हम 60 ग्राम यूरिया घोलेंगे। अगर ये यूरिया के बजाय कहता कि नहीं यूरिया नहीं है, ग्लूकोज है, क्या है, ग्लूकोज, तो C बार, ग्लूकोज का C6H12O6। अब बताओ ग्लूकोज का 1 मोल घोले तो ग्लूकोज का भार कितना लेंगे हम, ग्लूकोज का भार कितना लिया जाएगा। ग्लूकोज का अणु भार होता है कितना, 180, तो भार भी कितना लेना होगा, 180। मामला कुछ दिमाग में घुस रहा है कि भूसा भरा है खाली बद्दियों में। तो जिस पदार्थ का 1 मोल की बात करेगा सर जी, उस पदार्थ का जितना अणु भार आएगा उतना ही क्या लिया जाता है, भार। अब परिभाषा बनाते हैं, सुनो ध्यान से। कहा जाएगा 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम विलायक में विलय अवाष्पशील विलय के 1 मोल घुलने पर, अवाष्पशील विलय के कितना, 1 मोल घुलने पर उसके क्वथनांक में हुई वृद्धि, केबी की बात करें, बी फॉर बॉइलिंग पॉइंट, उसके क्वथनांक में हुई वृद्धि क्या कहलाता है, मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। इसको किससे डिनोट करते हैं, केबी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम विलायक में, 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम विलायक में अवाष्पशील विलय के 1 मोल घोलने पर, कितना मोल घोलने पर, 1 मोल घोलने पर इसके क्वथनांक में हुई वृद्धि। अब मान लेते हैं कि पानी खोल रहा था 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर, लेकिन घोला गया तो घुलने पर खोलने कितना लगा, 101 डिग्री सेल्सियस ताप पर। तो जो वृद्धि हुई है उसी वृद्धि को क्या कहा जाता है, मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। मामला समझ आया जी। अब पर यही बात हिमांक की केबी केएफ की बात करेंगे तो कुछ नहीं, सेम परिभाषा, चीजें बदल देंगे। कहेंगे क्या कि किसी विलायक के 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम विलायक में किसी अवाष्पशील विलय के 1 मोल घोलने पर उसके ताप में हुई कमी, यानी हिमांक में हुई कमी को ही क्या करते हैं, मोलल अवनमन स्थिरांक करते हैं। उसको किससे डिनोट करते हैं, केएफ से प्रदर्शित करते हैं। परिभाषा भी होगी, इसी में अंतर भी लिखवा देंगे, क्या किसे प्रदर्शित करते हैं, किस लिए निकाला जाता है। कल बात आगे पढ़ाई जाएगी। आज के लिए इतना ही।